दिल्ली का लाल किला, जहां सम्राट अकबर का भव्य दरबार हर दिन की तरह सजे हुए था। सिंहासन पर अकबर बादशाह स्वर्ण जड़ित आसन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी, सैनिक और कलाकारों की चहल पहल थी। बीरबल, राज्य के सबसे प्रिय और चतुर मंत्री, सामने खड़े थे, हमेशा की तरह मुस्कुराते और सतर्क। तभी एक सिपाही तेजी से दरबार में दाखिल हुआ। वह कुछ घबराया हुआ लग रहा था। उसने आकर सलाम किया और अकबर को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा। जहां पनाह, सिपाही बोला, यह पत्र गुप्त डाक के जरिए पहुंचा है और भेजने वाले का कोई नाम नहीं है। अकबर ने भौहें चढ़ाईं और पत्र खोला। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्होंने पत्र बीरबल को सौंपा। बीरबल ने पढ़ा, हे बादशाह, आपके ही दरबार में एक ऐसा चेहरा बैठा है जो आने वाले दिनों में आपकी गद्दी को हिला देगा। यह व्यक्ति मुस्कुराता है पर छुपा है नकाब में। वह आपकी सत्ता, आपके परिवार और आपके जीवन को समाप्त करने की साजिश कर चुका है। समय रहते पहचानो, वरना पछताओगे। पत्र बिना नाम के था, लेकिन उसकी भाषा और लिखावट से साफ था कि यह कोई विद्वान या दरबारी ही भेज सकता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या यह कोई मजाक है या सचमुच कोई षड्यंत्र? बीरबल बोले, जहां पनाह, राजमहल में ऐसी बातें मजाक नहीं होती। अगर कोई इस तरह गुप्त रूप से आपको चेतावनी दे रहा है, तो या तो वह स्वयं गुनहगार है या किसी गुनाहगार का गवाह। बीरबल ने अगले ही दिन विशेष रूप से अपने भरोसेमंद सैनिकों और गुप्तचरों को सक्रिय किया। उन्होंने 12 प्रमुख दरबारियों की सूची बनाई, जिनमें से कोई भी इस साजिश में शामिल हो सकता था। इनमें वजीर अजीमुद्दीन, खजांची हारून अली, सेनापति कादिर खान और खुफिया प्रमुख मीर सैयद भी थे। बीरबल ने सबसे पहले वही किया जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे, सोचना फिर बोलना। उन्होंने सभी 12 लोगों को अलग अलग मुद्दों के बहाने से बुलवाया। कोई कविता सुनाने आया, कोई राजकोष का लेखा देने, कोई जंग की रणनीति समझाने। हर मुलाकात में बीरबल ने अलग अलग विषयों पर सवाल किए और सबसे ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया आंखों की भाषा और मौन में छिपी बेचैनी पर। जब वजीर अजीमुद्दीन आया, तो वह आम दिनों की तरह वाकपटु नहीं था। वह पसीना पोंछते हुए जवाब दे रहा था और बार बार इधर उधर देख रहा था। बीरबल ने सोचा, या तो इसे कुछ मालूम है या यह कुछ छुपा रहा है। वहीं सेनापति कादिर खान पूरी आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था, लेकिन वह बार बार राज्य की सुरक्षा में डील जैसी बातों पर जोर दे रहा था। यह भी कुछ संकेत देता था। बीरबल ने दोनों को नोट किया। 3 दिन बाद एक और पत्र मिला, इस बार भी नाम रहित, लेकिन अब की बार उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आपके सबसे पुराने साथी की वफादारी अब सिर्फ दिखावा है। वह रात में परछाई बनकर बाहर जाता है और दिन में आपके सामने बैठता है। बीरबल चौंक गए। सबसे पुराना साथी? वह कौन हो सकता है? रहीम, तानसेन या मीर सैयद? बीरबल ने एक योजना बनाई और इस योजना का नाम रखा गया परछाई का पीछा। उन्होंने रात में महल के विभिन्न द्वारों पर गुप्त रूप से सैनिक तैनात किए। आदेश था, अगर कोई भी दरबारी आधी रात के बाद बाहर जाए तो उसका पीछा किया जाए, बिना पकड़े जाने के। तीसरी रात, ठीक चांदनी के समय, दरबार के पिछले हिस्से से एक आदमी चुपचाप बाहर निकला। उसने एक गहरे भूरे रंग की चादर ओढ़ रखी थी और वह महल की पिछली दीवार की ओर बढ़ा। उसका पीछा किया गया। वह दिल्ली की तंग गलियों में घूमता हुआ पुराने किले की ओर पहुंचा और वहां एक बूढ़े दरवेश से मिला। दोनों ने कुछ देर बात की और फिर वह लौट आया। सैनिकों ने जब उसका चेहरा देखा तो वे चौंक गए। ये कोई और नहीं बल्कि खुफिया प्रमुख मीर सैयद था। मीर सैयद? बीरबल सोच में पड़ गए। वह तो स्वयं राज्य के सुरक्षा प्रमुख हैं। अगर वही किसी अजनबी से रात में मिलते हैं तो मामला बेहद गंभीर है। परंतु बीरबल जानते थे, किसी पर सीधा शक करना नीति नहीं। उन्हें चाहिए था साक्ष्य। इसी बीच तीसरी चिट्ठी आ पहुंची। बीरबल को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब शिकार शिकारी पर नजर रख रहा है। अब तो बीरबल स्वयं खतरे में थे। उन्होंने रात में अपने कक्ष की खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर झांका, कोई नहीं था। बीते 3 दिनों में 3 गुप्त चिट्ठियां, एक संदिग्ध मुलाकात और एक गुप्त परछाई। बीरबल को अब यकीन हो चला था
कि यह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं, बल्कि राज्य को भीतर से खोखला करने की गहरी योजना है। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अधिक विचलित कर रही थी, वो यह थी कि अब वह स्वयं इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं, शिकार नहीं, शिकार बनने वाला। अकबर को जब बीरबल ने पूरी बात बताई तो सम्राट गंभीर हो गए। अगर कोई बीरबल जैसे व्यक्ति को निशाना बना सकता है तो इसका मतलब है दुश्मन दरबार के बहुत करीब है। राजा ने आदेश दिया कि बीरबल के निवास स्थान पर 3 पहरेदार 24 घंटे तैनात रहेंगे और उनके भोजन, वस्त्र, पत्र आदि की गुप्त जांच होगी। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर मैं ऐसे ही डर गया तो षड्यंत्रकारी यही समझेगा कि वह जीत रहा है। मुझे थोड़ी आजादी चाहिए ताकि मैं उसके पास पहुंच सकूं, वहीं जहां वो सोचता है मैं नहीं पहुंच सकता। अकबर ने थोड़ी हिचक के साथ अनुमति दी। बीरबल ने एक नई योजना बनाई, जाल में जाल डालने की। उन्होंने एक नकली पत्र तैयार करवाया जिसमें लिखा गया, जहां पनाह के गुप्त खजाने का नक्शा मिलने वाला है। दरबार के केवल 2 लोगों को इसकी जानकारी है। अगली पूर्णिमा की रात वह नक्शा चंद्र महल के तहखाने में रखा जाएगा। यह पत्र उन्होंने गलती से गिरा दिया और वह उस सेवक के हाथ लगा जो दरबार में सबसे ज्यादा इधर उधर की बातें करता था। उसी रात वह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। पूर्णिमा की रात आई। चंद्र महल, जो महल का सबसे पुराना, सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हिस्सा था, अब खास सुरक्षा के घेरे में था। पर बीरबल ने आदेश दिया था, सुरक्षा दिखनी चाहिए, हकीकत में नहीं। आधी रात को जब सब कुछ शांत था, बीरबल और रहीम एक गुप्त सुरंग में छिपे बैठे थे और देख रहे थे कौन आता है। तभी 2 परछाइयां चुपचाप आईं और दीवार में बनी एक पुरानी दरार से अंदर घुस गईं। बीरबल फौरन रहीम से बोले, बस यही वो हैं, चलो। दोनों उनके पीछे हो लिए। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वहां एक पुराना संदूक था जिसके ऊपर रखी थी एक नकली राजमुद्रा। दोनों परछाइयां संदूक के चारों ओर बैठीं और आपस में बात करने लगीं। अगर यह नक्शा सही है तो अकबर की सत्ता बस 2 महीने की मेहमान है। बीरबल सुन रहा था और पहचान भी चुका था। एक आवाज वजीर अजीमुद्दीन की थी और दूसरी मीर सैयद की। बीरबल ने जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, जमीन पर रखे लोहे के एक छोटे खांचे से उसका पैर टकराया। खटका हुआ और दोनों षड्यंत्रकारी चौकन्ना हो गए। कौन है वहां? अजीमुद्दीन चीखा। बीरबल ने खुद को छुपा लिया, लेकिन रहीम की तलवार की चमक उन तक पहुंच चुकी थी। अब दोनों बाकी आगे बढ़ने लगे, तलवारें खिंच चुकी थीं। अचानक बीरबल बाहर आया और बोला, बस करो, अब यह नाटक बहुत हो गया। दोनों चौंके, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने बीरबल पर हमला कर दिया। रहीम बीच में आया, तलवारें टकराईं। बीच में ही बीरबल ने एक छोटी सी सीटी बजाई और 3 छिपे हुए सिपाही सुरंग में कूद पड़े। 5 मिनट की भिड़ंत के बाद मीर सैयद घायल हो गया, लेकिन अजीमुद्दीन भाग निकला। अब मामला बेहद संवेदनशील हो गया था। मीर सैयद को बंदी बना लिया गया, लेकिन उसने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। अकबर क्रोधित थे। जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया, वह ही सबसे बड़ा गद्दार निकला। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अभी पूरी जड़ नहीं निकली है। यह षड्यंत्र और भी गहरा है। अजीमुद्दीन अकेला नहीं, उसके पीछे कोई बड़ा खेल है। बीरबल ने मीर सैयद से सच उगलवाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने एक नकली दरबारी को मीर सैयद की कोठरी के पास से गुजारा और उसे जोर से कहना सिखाया, अजीमुद्दीन अब दिल्ली में नहीं है, वह कंधार भाग गया है। उसने सारा दोष मीर सैयद पर डाल दिया है। यह बात सुनते ही मीर सैयद अंदर ही अंदर टूटने लगा और चौथे दिन उसने सब कुछ उगल दिया। मीर सैयद ने बताया कि यह योजना केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक गुप्त संघ था, अल फज्र, जिसका उद्देश्य था मुगल शासन को गिराकर एक अलग सत्ता स्थापित करना। अजीमुद्दीन सिर्फ एक मोहरा था, असली नेता कोई और था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आज तक दरबार में किसी ने शक की निगाह से नहीं देखा। मीर सैयद के स्वीकारोक्ति के बाद अब कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। मुगल दरबार के एक गुप्त संघ, अल फज्र, की बात सामने आ चुकी थी, जिसका मकसद था मुगल सत्ता को गिराना और दिल्ली में एक अलग सत्ता स्थापित करना।
लेकिन इस संघ का असली नेता कौन था? अकबर की आंखों में शक फैल चुका था और बीरबल की जांच और भी गहराई में जा चुकी थी। दरबार में गुप्त बैठक बुलाई गई। सिर्फ अकबर, बीरबल, रहीम और सेना प्रमुख महावीर सिंह मौजूद थे। मीर सैयद ने कांपती आवाज में कहा, मैं सिर्फ आदेश पालन कर रहा था। मुझे हर महीने एक गुप्त चिट्ठी मिलती थी, बिना नाम की, लेकिन उसमें ऐसे संकेत होते थे जो दरबार के गहरे रहस्यों को उजागर करते थे। मुझे यकीन हो गया कि वो कोई भीतर का व्यक्ति है। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी उस व्यक्ति को देखा? सैयद ने सिर झुका लिया, नहीं, लेकिन एक बार मैंने उसे आवाज में सुना था, जब मैं एक सुरंग के भीतर गया था। वह आवाज बेहद शालीन, पढ़ी लिखी और दरबारी लहजे में थी। बीरबल चौंके। क्या यह व्यक्ति स्वयं दरबार का कोई बड़ा सदस्य हो सकता है? बीरबल ने अब आदेश दिया कि मीर सैयद जिस सुरंग की बात कर रहा था, उसकी तलाश की जाए। महल के पीछे की तरफ एक बहुत पुराना तहखाना था, जिसे वर्षों से बंद मान लिया गया था। कहा जाता था कि वो राजा हुमायूं के जमाने का था। वहीं शुरू हुई खुदाई। 3 दिन की मेहनत के बाद वहां से एक गुप्त मार्ग मिला और वह मार्ग सीधे महल के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान की ओर जाता था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सुरंग के एक हिस्से में कई दस्तावेज, मुगल मुहरों की नकली छपाई और एक विशेष मोमबत्ती मिली, जिस पर दरबार के गुप्त मुहर के निशान थे। अब शक खजांची हारून अली की ओर मुड़ गया। वह व्यक्ति जो पिछले 12 वर्षों से राजकोष का प्रमुख था, शांत, व्यवस्थित और कभी किसी विवाद में नहीं आया। लेकिन बीरबल ने एक कागज का टुकड़ा सुरंग में पाया, जिस पर बहुत ही महीन उर्दू में लिखा था, नकली मुद्रा की छपाई इसी महीने पूरी होगी। अगला आदेश खजांची को मिलेगा। अब मामला सीधा हो गया था। बीरबल बोले, जहां पनाह, हम किसी निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम पक्का प्रमाण न पाएं। मैं चाहता हूं कि मुझे हारून अली के महल में जाने की गुप्त अनुमति दी जाए, एक खोज के लिए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। वे व्यापारी के भेष में हारून अली के महल पहुंचे। साथ में थे 2 विश्वस्त गुप्तचर जो उनके सेवक बने हुए थे। उनके पास था एक नकली प्रस्ताव, जहां पनाह का एक गुप्त आदेश है, राजधानी के लिए सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाई जाए। मुझे सुना है कि आप इस काम में माहिर हैं। हारून अली मुस्कुराया, बिल्कुल, मैंने तो खुद हजारों सिक्के ढलवाए हैं। राजकोष की जिम्मेदारी ही मेरी पहचान है। बीरबल ने उसका आत्मविश्वास देखा, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चालाकी भी महसूस की। बातों बातों में हारून ने एक गलती कर दी। उसने कहा, इन दिनों तो इतने सिक्के ढल रहे हैं कि मैं खुद गिनती भूल जाता हूं, पर अच्छी बात यह है कि सब एक जैसे दिखते हैं। बीरबल ने चुपचाप मुस्कुराते हुए सोचा, एक जैसे, यही शब्द असली राज है। नकली और असली में फर्क जानने वाला सिर्फ वही कह सकता है जिसने दोनों को देखा हो। बीरबल ने बातचीत लंबी खींची और उसी दौरान उसके गुप्तचरों ने हारून अली के महल के पिछले हिस्से में एक गुप्त कक्ष का पता लगाया, जहां से धातु की गंध और हथौड़े की आवाज आ रही थी। रात को बीरबल ने उस कमरे पर छापा मारा और वहां जो देखा वो चौंकाने वाला था। वहां नकली मुगल मुद्राओं की ढलाई हो रही थी। कम से कम 3 कारीगर, नकली मुहरें और कई दस्तावेज मिले, जिनमें अल फज्र संघ के कामकाज और धन के लेन देन का पूरा हिसाब लिखा था। अब संदेह नहीं रहा, हारून अली ही अल फज्र का असली नेता था। अगली सुबह अकबर के सामने बीरबल ने सारे साक्ष्य रखे और साथ ही लाए गए हारून अली, कारीगर और सभी दस्तावेज। अकबर की आंखों में गुस्सा था। जिस पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वो ही विश्वासघात का स्तंभ निकला। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही कारण है कि राजकाज में विश्वास से ज्यादा जरूरी होता है निरीक्षण, और एक चुपचाप दिखने वाला चेहरा भी इतिहास बदल सकता है। अकबर ने हारून अली को आजीवन कारावास का आदेश दिया और दिल्ली में उसके नकली मुद्रा के पूरे गिरोह को समाप्त कर दिया गया। एक रात बीरबल अपने कक्ष में बैठकर सब सोच रहे थे, क्या यह सच में इस षड्यंत्र का अंत है या बस पहला पर्दा उठा है? उसी समय एक सेवक आया और एक चिट्ठी सौंपा। बीरबल जी, यह एक अज्ञात व्यक्ति ने छोड़ दी। कह गया, पढ़ो
और आगे समझो। बीरबल ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, हारून तो मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी छिपा बैठा है, तुम्हारे और अकबर दोनों के बीच। हारून अली की गिरफ्तारी के बाद पूरा दरबार राहत की सांस ले रहा था। लोगों को लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन बीरबल जानते थे, जब तक अंतिम सूत्र न टूटे, साजिश कभी पूरी नहीं मरती। रात की वह चिट्ठी, जो एक अजनबी सेवक द्वारा दी गई थी, बीरबल को फिर से सोचने पर मजबूर कर रही थी। हारून तो मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी छिपा बैठा है, तुम्हारे और अकबर दोनों के बीच। यह बात बीरबल के जहन में घर कर गई। हमारे बीच, यानी दरबार में ही कोई, जो बहुत नजदीकी है और फिर भी अनदेखा। बीरबल ने फिर से एक सूची बनाई, इस बार सिर्फ 4 नामों की। मुल्ला तकी, बादशाह के धार्मिक मामलों के सलाहकार, बहुत ज्ञानी लेकिन राजनीतियों से दूर रहने वाले माने जाते थे। तानसेन, संगीत सम्राट, किसी भी साजिश से जुड़ना असंभव लगता था, पर बीरबल भावनाओं के पीछे की चुप्पी को भी पढ़ना जानते थे। सेनापति कादिर खान, एक वफादार योद्धा, लेकिन हाल ही में कुछ युद्धों में उनकी रणनीति विफल रही थी, जिससे वह दरबार में चर्चा से बाहर हो गए थे। मंत्री जफरुद्दीन, व्यापार और नीति में पारंगत, शांत, पर हर सूचना उन तक सबसे पहले पहुंचती थी। बीरबल ने सोचा, जो भी असली मास्टरमाइंड है वह इतना चतुर है कि खुद को सामने नहीं आने देता, लेकिन अगर मैं एक नकली ऑफर रखूं तो वह खुद सामने आ सकता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। राज्य में नए वजीर की नियुक्ति की घोषणा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, राज्य को एक नया मुख्य वजीर चाहिए, जो राजस्व, सैनिक और गुप्तचरी तीनों विभाग संभाल सके। इस कार्य के लिए दरबार से 3 योग्य नाम मांगे जाएंगे। इस घोषणा के साथ दरबार में खलबली मच गई। हर कोई जानता था कि वजीर की गद्दी ही वह जगह है जिससे सत्ता के सारे केंद्र जुड़े होते हैं। उसी रात बीरबल ने एक गुप्त गवाह को तैनात किया, एक दरबारी कलाकार जिसे लोगों की नकल करने में महारत थी। वह मंत्री जफरुद्दीन का सेवक बनकर उनके कक्ष में पहुंचा। वहां उसने सुना, अगर मुझे वजीर बना दिया जाए तो इस राज्य की दिशा ही बदल दूंगा। मैं चाहता हूं कि बीरबल दरबार से हटे, वो हर जगह अपनी नाक घुसाता है। यह बात सुनकर कलाकार ने बीरबल को सूचना दी। अब शक जाफरुद्दीन पर गहरा हो चला था। चौथी चिट्ठी बीरबल को मिली। इस बार उसके भीतर एक नक्शा था, जिसमें एक सुरंग मार्ग दर्शाया गया था, जो सीधे किले की मुद्रा छपाई कक्ष तक पहुंचता था। चिट्ठी में लिखा था, यह नक्शा केवल एक ही व्यक्ति के पास हो सकता है, जिसे राज्य के हर मार्ग की जानकारी है। बीरबल के मन में बिजली सी कौंधी। यह तो वजीर ही हो सकता है, जाफरुद्दीन। बीरबल, रहीम और 2 सिपाही उस नक्शे के अनुसार एक रात किले के पीछे बने पुराने कुएं तक पहुंचे। वहां एक पत्थर को हटाया गया, नीचे सीढ़ियां थीं। सौंधी मिट्टी की गंध, बुझे हुए दीपक और दीवारों पर मोमबत्तियों के निशान, सब कुछ गवाही दे रहा था कि यहां कुछ चल रहा है। सुरंग के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कक्ष मिला, जिसमें कुछ खास दस्तावेज रखे थे। एक गुप्त राजपत्र, जाफरुद्दीन को विशेष आर्थिक अधिकार देने का प्रस्ताव, मुगल मुद्राओं की ढलाई की नकल और सबसे महत्वपूर्ण, अल फज्र संघ की एक छिपी बैठक की समय सारणी। बीरबल ने वह सब साक्ष्य इकट्ठा किए। अब बीरबल ने रणनीति बनाई, एक जाल जिसमें मास्टरमाइंड खुद फंसेगा। उन्होंने घोषणा करवाई कि अकबर अगले सप्ताह राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक बुला रहे हैं, जिसमें राज्य के सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। यह वही बैठक थी जिसका जिक्र सुरंग में मिले कागज में था, यानी अल फज्र इसी दिन कुछ बड़ा करने वाला था। राजमहल में विशेष सुरक्षा थी, पर बीरबल ने सुरक्षा को ढीला दिखाने का आदेश दिया ताकि षड्यंत्रकारी निश्चिंत हो जाए। बैठक के बीच अचानक बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, क्षमा करें, लेकिन इस दरबार में आज कोई और भी है जो हमारी छाया बनकर हमें धोखा दे रहा है। सब चौंक गए। बीरबल ने कागज निकाला और धीरे धीरे जाफरुद्दीन की तरफ बढ़े। इन सुरंगों में पाए गए नक्शे, ये दस्तावेज और यह प्रमाण देते हैं कि दरबार में बैठे मंत्री जाफरुद्दीन ही अल फज्र के असली नेता हैं। जाफरुद्दीन खड़ा हुआ, चौंका, पर फिर भी शांत। बीरबल, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? वह हंसा।
बीरबल ने सीटी बजाई और गुप्त सैनिक जाफरुद्दीन के महल से बरामद किए गए नकली सिक्कों और दस्तावेजों के साथ आ गए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अकबर बोले, जिस व्यक्ति को मैंने व्यापार और नीति का उत्तरदायित्व दिया, उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जाफरुद्दीन ने हार मान ली। पूछताछ में जाफरुद्दीन ने स्वीकार किया कि हारून अली, मीर सैयद और कई अन्य दरबारी अल फज्र संघ के लिए काम कर रहे थे, पर असली रणनीति वही बनाता था। मुझे यह सत्ता चाहिए थी। बीरबल की चतुराई ने मेरे रास्ते में बार बार बाधा डाली। मुझे लगा मैं हर बार जीत रहा हूं, पर तुमने फिर खेल पलट दिया। अकबर ने आदेश दिया, जाफरुद्दीन को मृत्यु नहीं, पर जनता के सामने शर्मिंदगी दी जाए, ताकि हर गद्दार समझे कि विश्वासघात का अंत क्या होता है। जाफरुद्दीन के पर्दाफाश के बाद दरबार में जैसे एक नई सुबह आई थी। अकबर प्रसन्न थे कि उनके दरबार की सबसे बड़ी साजिश का अंत हो गया, लेकिन बीरबल जानते थे, सिर्फ पेड़ काटना काफी नहीं, अगर जड़ बची रही तो नया पौधा फिर उगाएगा। जाफरुद्दीन ने अपनी अंतिम गवाही में एक नाम लिया था, खान ए आजम, जो कि अफगान सीमा के पास एक गुप्त संगठन का प्रमुख था और अल फज्र की स्थापना में उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। बीरबल के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। क्या अब मामला दिल्ली से बाहर भी फैल चुका है? क्या कोई अलग राज्य इस षड्यंत्र में शामिल है? बीरबल ने अकबर से निवेदन किया कि उन्हें 2 सप्ताह के लिए एक विशेष दल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की जांच के लिए भेजा जाए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल, अगर साजिश अब हमारी सीमाओं से परे जा रही है तो तुम्हें ही जाकर उसकी जड़ें पहचाननी होंगी। बीरबल के साथ गए रहीम, एक भरोसेमंद योद्धा सुल्तान मियां, सीमावर्ती गुप्तचर प्रमुख 2 खुफिया सैनिक जो अफगानी भाषा जानते थे। दल दिल्ली से निकलकर मुल्तान होते हुए अफगान सीमा की ओर बढ़ा। मार्ग में बीरबल ने आम यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय मुखियों से बातचीत की। कई स्थानों पर एक अजीब बात पता चली। हाल ही में कुछ अजनबी साधु आए थे, जिन्होंने लोगों को सच्चे शासन की बातें समझाई थीं। वे कहते थे कि अकबर के शासन का अंत अब निश्चित है। यह सुनकर बीरबल को यकीन हो गया, ये वही लोग हैं जो अल फज्र की विचारधारा फैला रहे हैं। रास्ते में एक प्राचीन दरगाह आई, बाबा हमीद की दरगाह। यह स्थान लोगों की श्रद्धा का केंद्र था, लेकिन वहां रात में कुछ अजीब गतिविधियां होती थीं। बीरबल ने रात में दरगाह के पास डेरा डाला। आधी रात को 4 नकाबपोश लोग दरगाह के पीछे से निकले और एक गुप्त द्वार से अंदर चले गए। बीरबल और रहीम भी उनके पीछे गए। अंदर जो दिखा वह चौंकाने वाला था। दरगाह के नीचे एक बड़ा गुप्त कक्ष था, जहां अल फज्र के झंडे, दिल्ली और आगरा के नक्शे, कई गुप्त चिट्ठियां और सबसे महत्वपूर्ण खान ए आजम का नाम बार बार लिखा था। बीरबल ने वहां से एक चिट्ठी उठाई जो खान ए आजम के लिए भेजी जा रही थी। उसमें लिखा था, दिल्ली में अंतिम चरण की तैयारी हो चुकी है। जाफरुद्दीन के गिरफ्तार होने से हलचल मची है, पर हमारी योजना अब रुक नहीं सकती। बीरबल ने उसी लिफाफे में अपनी नई चिट्ठी लिख दी। सब योजना के अनुसार है। बीरबल हमारे भरोसे में है। अकबर दरबार में निश्चिंत है। अंतिम वार के लिए तैयार रहें। उन्होंने यह चिट्ठी उसी रास्ते से भिजवाई ताकि खान ए आजम गलतफहमी में रहे कि दिल्ली अभी भी उसकी पहुंच में है। 2 दिन बाद बीरबल और दल कंधार पहुंचे। वहां एक पुराना किला था, किला ए अजीमत। वहीं की खुफिया खबरों में कहा गया था कि खान ए आजम वहां से योजना संचालित कर रहा है। बीरबल ने किले के बाहर एक मस्जिद में प्रवचन का आयोजन करवाया, जिसमें न्याय की ताकत पर बातचीत होनी थी। उसी सभा में एक घूंघट में बैठा व्यक्ति बार बार बीरबल की बातें सुनते हुए पसीना पोंछ रहा था। बीरबल को यकीन हो चला, यही है खान ए आजम। जैसे ही सभा समाप्त हुई, किले से बाहर भीड़ में हलचल हुई। बीरबल पर तीर चलाया गया, पर वह चूक गया। रहीम और गुप्त सैनिकों ने घेरा डाल दिया और कई लोग पकड़ में आए, परंतु खान ए आजम भाग निकला। अब बीरबल ने आदेश दिया कि किला ए अजीमत को चारों ओर से घेर लिया जाए। 3 दिन तक गुप्त घेराबंदी चली। चौथे दिन खुद खान ए आजम ने आत्मसमर्पण कर दिया। खान ए आजम ने कहा, मैं कभी अकबर के शासन का विरोध नहीं करता, अगर बीरबल जैसा व्यक्ति न होता।
मेरी समस्या थी कि तुम्हारी चतुराई ने हर योजना बिगाड़ दी। बीरबल मुस्कुराए। सच्चे शासन में न्याय सबसे बड़ा अस्त्र होता है, और जब तक वह अस्त्र मेरे पास है, साजिश कभी सफल नहीं होगी। जब बीरबल दिल्ली लौट रहे थे, रास्ते में एक बूढ़ा साधु उनके पास आया। उसने एक कागज थमाया और कहा, बीरबल जी, यह अब आखिरी नहीं है, क्योंकि जहां न्याय चमकता है वहां अंधेरा फिर से जगह बनाता है। बीरबल ने कागज खोला। उसमें लिखा था, अल फज्र मिटा नहीं, वह सिर्फ सो गया है, एक दिन फिर जागेगा। दिल्ली लौटते समय बीरबल के मन में एक विचित्र शांति थी, जैसे कोई बड़ा युद्ध उन्होंने जीत लिया हो। लेकिन साधु के अंतिम वाक्य और वो चिट्ठी बीरबल के मन में लगातार गूंज रही थी। अल फज्र मिटा नहीं, वह सिर्फ सो गया है। बीरबल जैसे ही महल पहुंचे, अकबर ने उन्हें गले से लगा लिया। तुम न होते तो आज न मेरी सत्ता होती, न मेरा चयन। राजा ने बीरबल को राजधर्म महारथी की उपाधि दी और पूरे दरबार के सामने सम्मानित किया। दरबारी ताली बजा रहे थे, पर बीरबल की आंखें हॉल में मौजूद हर चेहरे को गौर से देख रही थीं। कहीं कोई झिझक, कोई छिपी मुस्कान या कोई चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। दरबार में पिछले कुछ हफ्तों से एक और अजीब बात हो रही थी। कुछ पुराने दरबारी जो पहले बहुत सक्रिय थे, अब शांत हो चुके थे। मंत्री सलीमुद्दीन, कवि गुलाम अली और सेनापति उज्जैन राय, ये तीनों अब न तो बहस करते, न ही किसी सलाह में भाग लेते। बीरबल को यह चुप्पी असामान्य लगी। चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी आवाज होती है। बीरबल ने एक बौद्धिक प्रतियोगिता की घोषणा की, सत्ता और नीति पर आधारित एक खुली बहस, जिसमें दरबार के सभी प्रमुख सदस्यों को भाग लेना था। विषय था, यदि एक राज्य में न्याय और सुरक्षा दोनों को कोई खतरा हो तो किसे प्राथमिकता दी जाए। बीरबल जानना चाहते थे, कौन चुप रहता है और कौन किसके पक्ष में बोलता है। बहस शुरू हुई। ज्यादातर दरबारी न्याय को प्राथमिकता दे रहे थे, पर तीन लोग बिल्कुल मौन थे। सेनापति उज्जैन राय, कवि गुलाम अली और मंत्री सलीमुद्दीन। जब बीरबल ने उन्हें बोलने को कहा तो उनका जवाब था, हमें लगता है कि दोनों समान रूप से जरूरी हैं और अब हमारे कहने से कुछ बदलेगा नहीं। यही वाक्य बीरबल के कान में घंटियों की तरह बजा। कुछ बदलेगा नहीं, यानी ये मान चुके हैं कि कुछ पहले से तय हो चुका है। बीरबल ने अब इन तीनों के निवास स्थानों की गुप्त निगरानी शुरू करवाई। कई दिनों तक कुछ खास हाथ नहीं आया, लेकिन फिर गुलाम अली के सेवक ने गलती से एक छोटी सी थैली गिरा दी, जिसमें एक पुराने सिक्के के साथ एक पेपर था। उस कागज पर लिखा था, संघ की दूसरी शाखा अब शांति परिषद के नाम से काम करेगी। बीरबल चौंक गए। तो अल फज्र अब एक नया नाम और रूप लेकर लौट आया है। नया जाल, शांति परिषद। शांति परिषद एक ऐसा समूह था जो दरबार में शांति, साहित्य और दर्शन पर चर्चा करने के लिए बन रहा था। इसके सदस्य वही लोग थे जो अब तक चुप थे। बीरबल ने इस परिषद को पास से समझना शुरू किया। वहां चर्चा होती थी, राजा के निर्णयों की आलोचना, बीरबल की भूमिका पर व्यंग्य और जनता को स्वतंत्र शासन का अधिकार जैसे विचार बीरबल ने अकबर को सूचित किया, लेकिन कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कभी कभी साजिश को उजागर करने से बेहतर होता है उसे खुद अपनी आवाज से नंगा करना। बीरबल ने अब दरबार में नव विचार गोष्ठी की शुरुआत करवाई, जिसमें हर सप्ताह किसी न किसी परिषद के सदस्य को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया जाने लगा। पहले सलीमुद्दीन आया, उसने बहुत कूटनीतिक बातें की। फिर गुलाम अली, जिसने शायरी में राजनीति को चुनौती दी। अंत में आया सेनापति उज्जैन राय, जो ज्यादा बोलने से डर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, राय साहब, आप इतने बड़े सेनापति होकर इस राज्य की नीति पर चुप क्यों हैं? वह बोला, क्योंकि हम जानते हैं अब बोलने से भी कुछ बदलेगा नहीं। तभी बीरबल ने कहा, तो क्या आप मानते हैं कि शासन किसी और के हाथ में चला गया है? सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए सभा में वह कागज लहराया जिसमें शांति परिषद के गुप्त संवाद थे। फिर उन्होंने एक और चिट्ठी पढ़ी जो मंत्री सलीमुद्दीन की मुहर से भेजी गई थी। सत्ता को धीरे धीरे कमजोर करो, बीरबल को सार्वजनिक रूप से प्रश्नों में घसीटो और जनता को यह दिखाओ कि अकबर भी अब कमजोर पड़ चुके हैं।
अब अकबर की आंखों में गुस्सा और अपमान साफ दिख रहा था। क्या मेरी पीठ पीछे अब भी षड्यंत्र चल रहे हैं? बीरबल बोले। जहां अपना सत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक सच बोलने वाले दरबार में हैं और जब तक साजिश को छुपाने की कोशिश नाकाम होती रहे। तीनों को न केवल पद से हटाया गया बल्कि राज्य विरोधी मानसिकता फैलाने के जुर्म में उन्हें निर्वासित कर दिया गया। शांति परिषद भंग की गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी ने चुप्पी को ही उजागर कर दिया। शांति परिषद का भंडाफोड़ हो चुका था, पर बीरबल को अभी चैन नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी दरबार में मौजूद है, कोई जो हर कदम पर उन्हें परख रहा है। एक रात की आंधी और संदेश। एक तूफानी रात को बीरबल अपने अध्ययन कक्ष में थे। तभी एक बुजुर्ग फकीर आया जिसका चेहरा धूल से भरा था। उसके हाथ में एक पुराना मुड़ा तुड़ा पत्र था। उसने चुपचाप बीरबल को वो पत्र दिया और कहा, जो सोचा था मिट चुका वो अब नया रूप लेकर लौट आया है। बीरबल ने पत्र खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, तुम्हारी सबसे पुरानी जीत अब तुम्हारी सबसे नई हार बनेगी। पत्र पर मोहर थी क। बीरबल समझ गए कि यह संकेत किसी पुराने शत्रु की ओर इशारा कर रहा है। कारिम बेग, एक शक्तिशाली मगर चालाक दरबारी जिसे बीरबल ने 5 साल पहले भ्रष्टाचार और गद्दारी के आरोप में निर्वासित करवाया था। तब कारिम ने जाते समय कहा था, बीरबल, तूने मुझे दरबार से निकाला है, मगर एक दिन तेरी चतुराई ही तुझे निगल जाएगी। बीरबल को एहसास हुआ वह लौट आया है और इस बार वह सीधे हमला नहीं करेगा बल्कि मेरी चतुराई पर ही सवाल उठाएगा। बीरबल ने गुप्त रूप से कारिम बेग के पुराने संपर्कों को खंगालना शुरू किया। कई व्यापारियों से जानकारी मिली कि एक नया दरबारी जो खुद को हकीम अब्दुल करीम कहता है, इन दिनों विद्वानों और कलाकारों में चर्चा का विषय है। वो आदमी बहुत विद्वान है और उसकी बातें बादशाह की नीतियों के खिलाफ आग भरती हैं, एक व्यापारी ने कहा। बीरबल समझ गए यह हकीम कोई और नहीं, कारिम बेग ही है, नए नाम और चेहरे के साथ। बिना किसी औपचारिक पद के हकीम अब्दुल करीम ने शहर में ज्ञान सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियों और न्याय विषयक सभाओं का आयोजन करना शुरू किया। वह खुले तौर पर कहता, राज्य का सबसे बड़ा संकट है जब निर्णय एक ही आदमी की बुद्धि पर निर्भर हो। भीड़ हंसती, तालियां बजतीं और धीरे धीरे दरबार के कई युवा सलाहकार, कवि और व्यापारी भी उसकी सभाओं में जाने लगे। फिर एक दिन हकीम करीम ने बीरबल के नाम एक सार्वजनिक पत्र लिखा जो दिल्ली की हर दीवार पर चिपकाया गया। उसमें लिखा था, यदि बीरबल इतना ही चतुर है तो वह एक बार खुले दरबार में मुझसे राजनीति और न्याय पर बहस करे, वरना जनता मानेगी कि वह अब थक चुका है। पूरा शहर इस बहस के इंतजार में था। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह उचित है कि तुम एक निर्वासित के जाल में फंस जाओ? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर हम चुप रहे तो जनता चुप्पी को कमजोरी मानेगी। मुझे अब उसकी भाषा में ही जवाब देना होगा। लाल किले के मैदान में एक विशाल जनसभा रखी गई। हजारों लोग जुटे, बीरबल एक ओर और दूसरी ओर हकीम अब्दुल करीम उर्फ कारिम बेग। विषय था, क्या एक राज्य बुद्धि से चलता है या भीड़ की इच्छा से? कारिम ने कहना शुरू किया, बुद्धि सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। बीरबल खुद को सर्वज्ञानी समझता है, पर यह अंधा अहंकार है। राज्य में बुद्धि नहीं, सामूहिक सहमति होनी चाहिए। लोगों ने तालियां बजाईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सहयोग लोकतंत्र की रीढ़ है, पर जब भीड़ दिशा भूल जाती है तो उसे कोई बुद्धि संपन्न नेता ही रास्ता दिखाता है। राज्य के जहाज को 1000 नाविक चलाना चाहें, पर अगर पतवार सबके हाथ में हो तो वो डूब जाएगा। लोग शांत हो गए। बीरबल ने आगे कहा, मैं जनता की राय का आदर करता हूं, पर मैं भीड़ के शोर से न्याय नहीं बनाता। मैं हर बार तर्क और प्रमाण से फैसला करता हूं, यही राजधर्म है। कारिम बेग ने क्रोधित होकर कहा, अगर तुम इतने तर्कशील हो तो 5 साल पहले मुझे सजा क्यों दी, सिर्फ कुछ गवाहों के आधार पर? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि तब भी तुम्हारा अपराध तुम्हारे शब्दों में था, सबूतों से पहले। और आज भी तुम जिस जहर को विचार का नाम दे रहे हो वो मेरी जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सभा में मौजूद लोगों से कहा, तुम ही तय करो कौन तुम्हारे राज्य का हितैषी है।
जनता की पुकार एकमत थी, बीरबल, बीरबल, बीरबल। कारिम बेग का चेहरा उतर गया। अकबर बोले, कारिम बेग, तुम्हें 2 बार दरबार ने क्षमा किया, पर अब तुम्हारा झूठ तुम्हारा चेहरा नहीं छुपा सकता। तुम्हें अब इस राज्य की सीमा में भी रहने की अनुमति नहीं। कारिम बेग को दिल्ली से सदा के लिए बाहर कर दिया गया। कारिम बेग को हमेशा के लिए दिल्ली से निष्कासित किया जा चुका था। दरबार और जनता दोनों ही बीरबल की चतुराई से गदगद थे, परंतु बीरबल के मन में एक बेचैनी अब भी थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, युद्ध अब बाहर से नहीं, भीतर से लड़ा जाएगा। अगला हमला शायद किसी ऐसे का होगा जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता है। अकबर हंसे, तो क्या अब हम शक के साए में जिए? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहां पनाह, बस होशियारी के उजाले में। एक दिन बीरबल को एक संदिग्ध खत मिला, जिसमें केवल 2 शब्द लिखे थे, छाया मित्र। उसके साथ एक पान की डिब्बी थी, जो खास उस दरबारी वर्ग में मिलती थी जहां केवल चुनिंदा विशेष गण ही जाते थे। बीरबल के कान खड़े हो गए। छाया मित्र यानी कोई ऐसा जो मित्र है, पर उसकी असली छाया कुछ और है। उन्होंने दरबार के पुराने लेखों को खंगालना शुरू किया, विशेष रूप से उन मामलों को जिनमें बीरबल के फैसले पर अचानक विरोध आया था। सभी मामलों में एक नाम बहुत बार सामने आया, रहीम। बीरबल का सबसे भरोसेमंद साथी, वर्षों से हर चुनौती में साथ। क्या हो सकता है कि वही? बीरबल को शक हुआ, पर भरोसे और संदेह की लड़ाई उनके मन में शुरू हो चुकी थी। रात को बीरबल गुप्त वेश में बाजार पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें पास बुलाया। बीरबल साहब, आपकी छाया बहुत तेज है, लेकिन तेज रोशनी से परछाई भी गहरी होती है। बीरबल ने पूछा, कहना क्या चाहते हो? आपका सबसे करीबी अब किसी और के इशारे पर है। ध्यान दीजिए उस पर, जो हर निर्णय में आपका समर्थन करता है, वो अब हर निर्णय को रोकना चाहता है। बीरबल समझ गए, बात गंभीर है। अब बीरबल ने रहीम पर निगरानी शुरू करवाई, लेकिन खुलकर नहीं। उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे हर उस व्यक्ति से मिलें जो हाल में रहीम के संपर्क में रहा हो। चौंकाने वाली बात यह थी, रहीम हाल ही में अक्सर दरबार के पुराने राजगुरु वाचस्पति महाराज के पास जा रहा था, जो राजनीति से दूर पर प्राचीन जादुई और गूढ़ विद्या में माहिर थे। क्या किसी ने रहीम के मन को मोड़ दिया है? क्या यह मानसिक नियंत्रण का कोई मामला है? बीरबल ने रहा नहीं गया। उन्होंने एक रात रहीम के कमरे की तलाशी ली, बिना रहीम को बताए। वहां उन्हें एक ऐसा नक्शा मिला जिसमें दिल्ली के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को घेरा गया था, खासकर महल के खाद्य भंडार और जल आपूर्ति की व्यवस्था। बीरबल चौंके, ये नक्शा एक सामान्य दरबारी क्यों रखेगा? और अगर रहा भी, तो छुपाकर क्यों? अगली सुबह बीरबल ने रहीम को बुलाया और कहा, रहीम, एक दोस्त होने के नाते नहीं, बल्कि राज्य के एक प्रहरी के नाते पूछ रहा हूं, तुम किस रास्ते पर हो? रहीम भौंचक्का रह गया। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, आपने मुझ पर शक किया? आप भी? बीरबल ने नक्शा दिखाया। रहीम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह नक्शा मुझे वाचस्पति महाराज ने दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य को भीतर से खतरा है और मैं उनका दूत बनकर खोज कर रहा था। बीरबल ने तीखा सवाल किया, बिना मेरे या जहांपनाह की अनुमति के? किस अधिकार से? रहीम ने जवाब दिया, क्योंकि मैं आपको और बादशाह को बचाना चाहता था, किसी और के आदेश से नहीं, बल्कि अपने हृदय से। बीरबल को अब समझ आया, रहीम सच बोल रहा है, लेकिन कोई उसे गलत दिशा में भेज रहा है। बीरबल ने सीधे राजगुरु वाचस्पति महाराज से मिलने का निर्णय लिया। महाराज ने शांत स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई राजधर्म के लिए ठीक है, पर तुम्हारा अहंकार राज्य के लिए संकट है। रहीम को मैंने मार्ग दिखाया ताकि वो खुद नेतृत्व करना सीखे। बीरबल ने कहा, आपने राज्य के आदेशों को दरकिनार कर अपने निजी एजेंडे से एक प्रहरी को भ्रमित किया। राजा अकबर को जब यह सब पता चला, उन्होंने आदेश दिया, राजगुरु के नाम पर कोई भी राज्य नीति नहीं चलेगी और रहीम को कुछ समय के लिए पद से हटाया जाए, ताकि वह खुद भी आत्मचिंतन कर सके। बीरबल ने रहीम को अकेले में कहा, मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया रहीम, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने मुझे विवश कर दिया। रहीम की आंखों में आंसू थे।
बीरबल अपनी कक्ष में बैठे एक पंक्ति दोहरा रहे थे। राजा की रक्षा करना आसान है, पर उसके सबसे करीबी लोगों को सच्चाई की राह पर टिकाए रखना सबसे कठिन। रहीम की मानसिक उलझन और वाचस्पति महाराज की योजना का भंडाफोड़ हो चुका था। बीरबल ने राज्य को भीतर से एक बार फिर स्थिर कर दिया था, लेकिन अभी उन्हें शांति का अवसर नहीं मिला। उस दिन दरबार में एक विदेशी दूत आया, मास्टर निकोलस, जो एक यूरोपीय देश से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने की बात कर रहा था। उसकी भाषा में मिठास थी, व्यवहार में विनम्रता, लेकिन बीरबल की नजर उसकी चाल में छिपे द्वंद्व को भांप चुकी थी। यह व्यक्ति जितना दिखाई देता है, उससे अधिक जानता है। निकोलस ने अकबर को बहुपक्षीय व्यापार प्रस्ताव दिया। दिल्ली में यूरोपीय व्यापारिक बंदरगाह की स्थापना, शाही खजाने के लिए विदेशों से सोने का निवेश और सबसे चौंकाने वाली बात, एक विशेष शिक्षण संस्थान जिसमें भारतीयों को नई सोच सिखाई जाएगी। बीरबल ने पूछा, क्या यह शिक्षण संस्थान हमारी संस्कृति और नीति के अनुरूप होगा? निकोलस मुस्कुराया, यह नई सभ्यता के निर्माण की शुरुआत होगी। बीरबल को अब यकीन हो चला था, यह प्रस्ताव व्यापार का नहीं, मानसिक गुलामी का बीज है। बीरबल ने मास्टर निकोलस की गतिविधियों पर गुप्त निगरानी रखवाई। जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। वह रात को कुछ स्थानीय दरबारियों से गुप्त मुलाकात करता था। वह नगर के युवा कवियों और कलाकारों को नव संस्कृति का प्रशिक्षण दे रहा था, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने दिल्ली के नक्शे पर कुछ विशेष चिन्ह बना रखे थे, जहां विदेशी दूतावास खोलने का प्रस्ताव था। बीरबल समझ गए, ये सांस्कृतिक आक्रमण की तैयारी है, तलवारों के बिना युद्ध। बीरबल ने एक नाटक का आयोजन करवाया, छाया की सत्ता, जिसमें कहानी थी एक विदेशी व्यापारी की, जो मिठास से पूरे राज्य की सोच बदल देता है और राजा को कठपुतली बना देता है। यह नाटक मास्टर निकोलस के सामने प्रस्तुत किया गया। जनता की तालियों और हंसी के बीच बीरबल ने अंतिम संवाद बोला, जिस सभ्यता की नींव स्मृति और सम्मान पर है, वह कभी किसी चमकती भाषा या चमकीली मुद्रा से नहीं डिगती। निकोलस के चेहरे का रंग उड़ चुका था। मास्टर निकोलस ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बातों से तुम्हारा डर झलकता है। यूरोप ने विज्ञान और शक्ति में जो पाया है, वह भारत को भी आगे ले जाएगा। बीरबल बोले, शक्ति वहां से आती है जहां सोच स्वतंत्र हो, और भारत की सोच आत्मा से चलती है, आत्मघाती दौड़ से नहीं। बीरबल ने सबूत इकट्ठा किए। निकोलस कुछ स्थानीय व्यापारियों को सोने और विदेशी मुद्रा के लालच में खरीद रहा था। उसे आंशिक समर्थन कुछ पुराने दरबारियों से भी मिल रहा था, जो अकबर से असंतुष्ट थे। अकबर के सामने यह सारा विवरण प्रस्तुत किया गया। बादशाह बोले, बीरबल, क्या तुम चाहते हो कि हम इस दूत को देश से निकाल दें? बीरबल बोले, जहां पनाह, वह दूत नहीं, एक विचारधारा है, जो दरबार में बोलने से पहले दिलों को बदलती है। हमें उसे ज्ञान से हराना होगा, प्रतिबंध से नहीं। बीरबल ने दिल्ली में एक नया भारतीय दर्शन केंद्र की स्थापना की, जहां देशी विद्वान, भाषाविद, कलाकार और संगीतज्ञ मिलकर भारतीय ज्ञान पर आधारित नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने लगे। यह केंद्र इतना प्रभावशाली बना कि विदेशी लोग भी उसकी विद्वता के कायल हो गए। मास्टर निकोलस कुछ सप्ताह बाद चुपचाप दिल्ली छोड़कर चला गया। जाते हुए वह बीरबल से बोला, तुमने तलवार नहीं चलाई, फिर भी मुझे परास्त कर दिया। बीरबल मुस्कुराए, हमने वह चलाया जो सबसे तीखा होता है, विवेक। दिल्ली शांत थी। अंदर और बाहर की साजिशें थम चुकी थीं। विदेशी प्रभाव, गुप्त परिषद और पुराने शत्रुओं को बीरबल ने हरा दिया था। परंतु यह शांत स्थायी नहीं थी, क्योंकि इस बार चुनौती न बाहर से थी, न ही भीतर से, बल्कि उस जगह से थी जहां बीरबल का दिल था, यानी खुद अकबर से। अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि राजकुमार सलीम को अब धीरे धीरे शासन में भागीदार बनाया जाए। बीरबल मुस्कुराए, यह बहुत अच्छा निर्णय है, जहां अपना। पर अकबर ने आगे जो कहा, उससे बीरबल चौंक गए। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए दरबार से अलग हो जाओ, ताकि सलीम को अपनी राह खुद बनाने का अवसर मिले। मैं नहीं चाहता कि वह हमेशा तुम्हारी छाया में बड़ा हो। बीरबल के चेहरे पर हल्की उदासी आई।
क्या यह मेरा अपराध है जहां पनाह कि मैं आपकी छाया बन गया? अकबर चुप रहे। उनके भीतर भी द्वंद्व था, राजधर्म और राजमित्रता के बीच। बीरबल ने कुछ समय के लिए दरबार से अवकाश ले लिया। वह नगर से दूर एक वनाश्रम में रहने लगे, जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों से सामना किया। क्या मैंने कभी राजा के पुत्र को अवसर नहीं दिया? क्या मेरी चतुराई इतनी प्रबल हो गई कि वह दूसरों की प्रतिभा को ढंकने लगी? क्या राज्य की स्थिरता के नाम पर मैं अनजाने में एक नई तानाशाही बन गया? वहां एक साधु ने उनसे कहा, तुम न्याय के प्रतीक बन गए हो बीरबल, लेकिन न्याय तब कठोर लगता है जब वह बिना संवेदना के दिया जाए। बीरबल ने यह बात मन में बैठा ली। दिल्ली में बीरबल की अनुपस्थिति में सलीम ने पहला बड़ा फैसला किया। एक व्यापारी को विदेशी तंबाकू व्यापार की छूट दी। यह निर्णय राज्य में दो हिस्सों में बंट गया। कुछ दरबारियों ने कहा, नई सोच, नया व्यापार। कुछ ने कहा, यह राज्य की संस्कृति के विरुद्ध है। रहीम ने बीरबल को खबर भेजी, अब आपको लौटना होगा। न्याय की अनुपस्थिति ने लोगों को उलझा दिया है। 1 महीने बाद बीरबल लौटे। दरबार भरा हुआ था, पर सलीम के चेहरे पर हल्का तनाव था। बीरबल ने सलीम से पूछा, राजकुमार, क्या आपने इस व्यापार को राज्य की समृद्धि के लिए स्वीकृति दी या किसी विदेशी दूत के दबाव में? सलीम ने गुस्से में कहा, मैं अब निर्णय लेने में सक्षम हूं बीरबल। हर बात पर प्रश्न उठाना आपकी आदत है, पर अब मैं उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। अकबर बीच में बोले, सलीम, यह केवल प्रश्न नहीं है, यह राज्य की आत्मा की रक्षा है। अकबर ने घोषणा की, यह मुद्दा अब एक विशेष न्याय सभा में तय होगा। निर्णय तुम करोगे बीरबल। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। बीरबल ने सलीम की ओर देखा। वहां आंखों में घृणा नहीं, बल्कि एक असहाय पुत्र की बेचैनी थी। बीरबल ने निर्णय सुनाया, राज्य का हित केवल व्यापार में नहीं, संस्कृति, लोक स्वास्थ्य और नैतिक संतुलन में है। यह व्यापारिक निर्णय स्थगित किया जाता है। सलीम कुछ कहने को हुआ, लेकिन चुप रह गया। बाद में अकबर और सलीम अकेले मिले। अकबर बोले, बीरबल तर्क करता है क्योंकि वह डरता नहीं, और तुम्हें शासन करने के लिए पहले उसे समझना होगा, जो शासन नहीं करना चाहता पर हर बार उत्तरदायी होता है। सलीम ने धीरे से कहा, मैंने उसे कभी नहीं समझा, अब समझना चाहता हूं। उसी शाम बीरबल यमुना किनारे बैठे थे। रहीम पास आया। आपने फिर अपने लिए कुछ नहीं मांगा बीरबल। बीरबल बोले, मांगता तो सब मिल जाता, लेकिन जो बिना मांगे उत्तरदायित्व आए, वही असली पुरस्कार होते हैं। फिर मुस्कुराए, अब सलीम को सीखने दो। मैं पीछे से उसकी छाया बनूंगा और जरूरत पड़ी तो फिर सामने आ जाऊंगा।